बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कैदी नंबर 804 जीत रहा है और ये निज़ाम एक दफ़ा फिर हार रहा है और ये रोज़ाना अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हथियार फेंके हैं और जिस तरीके से ये मैदान से भागे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैदानी जो है वो बंद कर दिया है, तो इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ जाएं कि जब खेला नहीं जा रहा तो मैदान ही उखाड़ दो, विकटें उखाड़ कर भाग जाओ। और अब तो अंपायर को साथ में लाकर खेलना भी मुश्किल हो गया है। कल एपिसोड हुआ जुनैद अकबर वाला। जुनैद अकबर को वहां पे रोक दिया गया, फिर सूबा बदर और फिर गिरफ्तार, और ये सारा कुछ आप देखते रहे तमाशा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, तहरीक इंसाफ को तो फील्ड ही नहीं दी गई और ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है वहां पे। कल जुनैद अकबर के साथ हुआ और अब असद कैसर साहब के साथ हुआ। असद कैसर साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाना चाह रहे थे स्कर्दू, जहां पे उन्होंने इंतहाबी तहरीक चलानी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो है नहीं ना, उनके बेचारों का कोई इंतहाबी निशान है, तो वो अलग अलग इंतहाबी निशानों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो मैं आपको याद दिलाता रहूँगा वक्तन फवक्तन। ये आप एक स्क्रीनशॉट देख लें, यहाँ पे आप अपने अपने हल्के में पहचान लें कि आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किस उम्मीदवार को किस निशान पर वोट डालना है। तो ये आपकी स्क्रीन पे अब फिर नजर आ रहा है। तो नाजरीन, ये असद कैसर साहब को रोकने के लिए पंजाब पुलिस इकट्ठी हो गई और उन्होंने एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। अब ये वहां पे खड़े हैं, पीछे गाड़ियों की कतारें लगी। यानी इतने को ये बेवकूफ लोग हैं और इतने बुखलाए हुए हैं कि असद कैसर को अगर आपने रोकना था स्कर्दू जाने से, तो जब वो एयरपोर्ट के अंदर जाते तो आप उन्हें कहते जी यहाँ पे साइड पे खड़े हो जाए, आप नहीं जा सकते स्कर्दू, तो असद कैसर साहब साइड पे खड़े हो जाते और उसके बाद आप उन्हें कहते जी आप वापस जाएं, तो उनको वापस जाना पड़ता। लेकिन इन बेवकूफों ने सारा का सारा रोड ही ब्लॉक कर दिया और सारा रास्ता बंद कर दिया। हजारों गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक जैम के अंदर फंस गई और उसके बाद बहुत सारे लोगों की फ्लाइटें भी मिस हो गई। तो ये इतने अकलमंद है, इनकी बौखलाहट की इंतहा यहां तक पहुंच गई है कि एक शख्स को स्कर्दू जाने से रोकने के लिए ये लोग सारा का सारा रोड बंद कर देते हैं, कई लोगों की फ्लाइटें मिस करवा देते हैं। ख्वाजा साद रफीक की भी फ्लाइट मिस हो गई। ख्वाजा साद रफीक ने भी जाना था और जाकर यहां पे इंतखाबात के लिए जो है ख्वाजा साद रफीक ने कंपेन चलानी थी गिलगित बल्तिस्तान में। अब वो ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा, ये भी आप सुने। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज मुझे इंतखाबी मुहिम के ज़िमन में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है। बहुत कोशिश के बावजूद इस ट्रैफिक ब्लॉकेट की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। एयर ब्लू ने भी जो है वो एयरपोर्ट के गेट पर ट्रैफिक की जबरी बंदिश के बावजूद फ्लाइट को वक्त से पहले क्लोज किया। स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइटें मिस हो गई। हमारे गिर्द सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। मुख्तलिफ फ्लाइट्स के बहुत से मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हुई, प्रोग्राम खराब हुए। घंटों की खज्जल खुआरी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहिसी और नलायकी की भी कोई हद होती है। अज़राए करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। नॉर्मली भी इस तरह के मौके पे ये कहते हैं ना कि जनाब वो दहशतगर्दी का वाकया होने वाला था, तो दहशतगर्दी के डर से, ताकि दहशतगर्दी से बचा जा सके, तो हमने स्पेशल इंतजाम किए थे। तो इतने लोगों की फ्लाइटें मिस होगी, पूरी दुनिया में नहीं होती हैं, पाकिस्तान में ही तमाशे होते हैं और वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। अब ख्वाजा साद रफीक भी नहीं जा सके, इन्होंने भी कंपेन चलानी थी जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। रोकना था असद कैसर को, ख्वाजा साद रफीक को भी रोक लिया। लेकिन ये जुनैद अकबर से, असद कैसर से ये इतना डरते हैं, तो आप सोचिए कि ये इमरान खान से कितना डरते होंगे, कितने खौफजदा होंगे कि ये इन लोगों को कंपेन नहीं करने दे रहे। तो इमरान खान, मैंने आपको पहले बताया कई मरतबा कि जब तक आसिम मुनीर साहब हैं और जब तक आसिम मुनीर साहब के साथ कोई इमरान खान साहब की डील नहीं होती, जब तक कि आसिम मुनीर साहब को इस बात का यकीन नहीं आ जाता कि वो किसी खतरे में नहीं रहेंगे इमरान खान की वजह से, तब तक इमरान खान को ये कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने बारे में या अपने हवाले से सबसे बड़ा खतरा समझती है और वो इमरान खान को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि उनको मुसीबत नहीं पड़ जाएगी। ये अवाम इमरान खान को छुड़ाएगी। जब अवाम इनको जकड़ देगी और इनसे कहेगी कि इमरान खान को छोड़ो, तो फिर आप देखेंगे कि अदालतों से इंसाफ भी मिलेगा, फिर इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे जब इनके ऊपर दबाव पड़ेगा। और दबाव पड़ने के 3-4 तरीके हैं। नंबर 1, इनकी मईशत के अंदर वो दुर्गत बन रही है कि ये पाकिस्तान को चलाने का, घसीटने के काबिल भी नहीं रहे। पाकिस्तान की मईशत की इन्होंने मंजी ठोक दी है, कोई इनको पैसे भी नहीं दे रहा और अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा। एक दबाव इनके ऊपर ये आएगा बहुत शदीद। दूसरा दबाव, अवामी ताकत अगर बाहर आ जाती है और बड़े पैमाने पर लोग निकल कर इन्हें मजबूर कर देते हैं कि अब आप इमरान खान को छोड़ें, आप बेगुनाह उसे मजीद अंदर नहीं रख सकते बाकी कैदियों के साथ, तो वो एक दूसरी सिचुएशन है। तीसरी, आलमी सतह पे इस तरह के मुतालबात आसिम मुनीर के सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर अमल दरामद वो कर नहीं पाएंगे। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से, तो उसके लिए उन्हें कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए होगा और वो सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के पास है। ये अलग अलग चीजें हैं और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तज्जिया है, ये कोई खबर की बुनियाद पर मैं आपको नहीं कह रहा। तो ऑब्वियस है, ये नजर आता है, कॉमन सेंस की बात है
कि आसिम मुनीर साहब को जितना खौफ है वो तो उनके एक्सटेंशन लेने में ही आपको दिखाई दे गया। आपको पता चल गया कि जनाब बहुत खौफजदा है, इन्होंने एक्सटेंशन ले ली 3 साल के बाद। ना सिर्फ इन्होंने एक्सटेंशन ली बल्कि इस्तिस्ना भी ले लिया। तो वो बहुत डरे हुए हैं, लिहाजा वो कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनको छुड़वाया नहीं जाएगा। असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया बाकी लोगों के साथ बैठकर, उन्होंने कहा जी मैं स्कर्दू जा रहा था जहां 7 जून को इंतखाबात हो रहे हैं, वहां हुकूमती वुज़रा पहले से मौजूद हैं। हालांकि वुज़रा इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। मेरी सुबह 9:30 बजे फ्लाइट थी मगर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी गई। DSP समेत पुलिस की भारी नफरी मुझे रोकने के लिए तैनात थी। सबसे पहला सवाल यह है कि पंजाब पुलिस कैसे मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोक सकती है? पंजाब पुलिस ने इंतहाई गैर इखलाकी हरकत की है। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मौजूदा रुकन असम्बली हूं, जबकि ये एक वफाकी मामला है। बिलावल भुट्टो भी वहां गए, वजीर आजम ने भी वहां जाकर ऐलानात किए और पीपल्स पार्टी और नून लीग की पूरी फौज जफर मौज वहां बैठी हुई है। मगर PTI के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारे सूबाई सदर जुनेद अकबर को सूबा बदर किया गया। ये किस किस्म का नक्शा पेश किया जा रहा है? ये असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने इसको छापा भी है। एक लेटर भी लिखा सुहेल अफरीदी साहब ने। वैसे इन चीज़ों से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला किया हुआ है और उन्हें हुक्म आया हुआ है। देखिए मुझे ना एक दिन एक सीनियर फौजी ऑफिसर ने ये बात बताई थी। उसने मुझे कहा था कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। उसने कहा हमें ऑर्डर आता है और फिर हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि ये काम हमने कैसे करना है। इसको तो आप समझ लें कि ऐसा नहीं होगा कि देखो वहां पे क्या हो सकता है, ये नहीं। ऑर्डर आता है आर्मी चीफ की तरफ से ये कि ये काम करना है और उसके बाद फिर वो हालात को उसके मुताबिक मोड़ना शुरू करते हैं। तो हर हाल में उन्हें वो काम करना पड़ता है। अक्सर मैंने जर्नलिस्टों के मुंह से सुना है कि हमें बताया जाता है चीफ इज चीफ, कि जब चीफ ही चीफ है, वो जो कहता है बस वही हमें करना पड़ता है, वो जो लिख दे बस वही है, जो वो कह दे अपनी जुबान से वही हमें करना होता है। और इसको अगर डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने खत लिखा गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शफाफियत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, इन्हें खत अरसाल किया गया। सुहेल अफरीदी ने तशवीशनाक सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत अरसाल करते हुए फौरी अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल के बारे में मौसूल होने वाली इतलात इंतहाई तशवीशनाक हैं, जहां एक सियासी जमात को इंतखाबी सरगर्मियों, अवामी इज्तिमाआत, इंतखाबी मुहिम और पार्टी क़यादत और कारकुनान की नकलो हरकत में गैर ज़रूरी रुकावटों का सामना है। उन्होंने निशानदेही की कि सियासी कारकुनों को हरासा करने, गैर कानूनी गिरफ्तार करने और सियासी सरगर्मियों में रुकावट डालने की इतलात सामने आ रही हैं, जो अगर ना रोकी गई तो इंतखाबी अमल के साथ उसकी साख और शफाफियत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान का आइन हर सियासी जमात और शहरी को आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात में हिस्सा लेने का बुनियादी हक देता है। वज़ीर आला ने जनाब कुछ गुजारिशात भी की हैं कि इंतखाबात के आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह हदायत अदालत की जानिब से जारी की जाए। गैर कानूनी तौर पर हरासा करना, गिरफ्तारियाँ करना और पाबंदियाँ जो लगाई गई हैं वो फौरी तौर पर उन्हें रोका जाए। तमाम सियासी जमातों को एक जैसा मौका फराहम किया जाए। इंतखाबी अमल के दौरान आईनी और जमहूरी हकूक की किसी भी खिलाफ वर्जी के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। अदालत से अपील की कि वो अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कानून की हुक्मरानी, जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के इंतखाबी अमल पर एतमाद को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी अहकाम जारी करें। अच्छा, एक चीज़ और करनी चाहिए, एक और भी चीज़ है वो होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जितने भी उम्मीदवार वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और जितनों को मजीद वो अपने साथ मिला सकते हैं, इन सबको एक मुश्तरका तौर पर खत लिखना चाहिए इसी चीफ जस्टिस को एपेलेट कोर्ट के, और इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए कि हमें ना कंपेन चलाने दी जा रही है, ना हमारी क़यादत को यहाँ पे आकर जलसे जुलूस करने की इजाज़त दी जा रही है। हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं, हमारे वोटों को दूर दूर के इलाकों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर बेजा मुदाखलत कर रही है इलेक्शन में। इसको रिकॉर्ड के ऊपर ज़रूर रख लें। ये आज या कल के दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तमाम उम्मीदवारों को, जो बाकी उम्मीदवार हैं जिन मजीद के साथ भी ज्यादती हो रही है ना, यानी वो तो जीतने की दौड़ में तो नहीं है, बहुत सारे उम्मीदवार होंगे बीच में, तो उनको भी साथ शामिल करें और उनको भी लेटर लिखवा के जाके कोर्ट को देकर आए। ये जब इस तरह के लेटर्स लिखेंगे ना और एक पटिशन बेशक डाल दें ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और कल को ये चीजें काम आएगी। कादी फायद साहब को याद है वो क्या कहता था? वो कहता था जनाब जब ये हो रहा था तब आप क्यों नहीं है, वो सारे नस्से बचे हुए थे बेचारे, कहां से आते? तो ये इनका बहाना कल को होता है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तमाम कैंडिडेट से भी इसी किस्म का एक लेटर या एक पटिशन जो है वो अदालत में डलवानी चाहिए। अब नाजरीन, अमीर मुकाम का बेटा जो अपोजिशन लीडर है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, वो जब पहुंचता है वहां पे तो उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है और फौजी उसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, फौजी उसे हाथ मिला रहे हैं, उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसको रास्ते बनाकर दे रहे हैं। तो एक तरफ जो पाकिस्तान की फौज है, जो पाकिस्तानियों की फौज है, पाकिस्तानी टैक्स देते हैं तो ये फौज बनती है, चलती है। ये फौज एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर को प्रोटोकॉल दे रही है और उसको सहूलतकारी कर रही है इलेक्शन के बीच में, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। उसके लोगों को या तो आने ही नहीं दिया जा रहा, और जो आ जाता है असल में ये रिस्पॉन्स से डर गए। जुनेद अकबर साहब को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, ये उस रिस्पॉन्स से डर गए।
और इस वक्त आप कहीं पे भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का झंडा देखते हैं तो आप देखते हैं उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। हर तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे नजर आते हैं, हर तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर और सपोर्टर नजर आता है। पूरी कहानी एक सिमत में चल रही है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त हो चुकी है गिलगित बल्तिस्तान में, सिर्फ उसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। और अनाउंसमेंट के लिए वो वही पुराना तरीकाकार करेंगे कि बजाय इसके कि अपनी शिकस्त तस्लीम करें, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ फॉर्म 47 जारी करने की कोशिश करेंगे और 2 नवंबर से इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को दे देंगे। फिर पाकिस्तान में जो टाउट सहाफी हैं वो टीवी पे और सोशल मीडिया पे बैठ के ये साबित करने की कोशिश करेंगे, नहीं जी नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी सीटें ली हैं, नहीं जी नहीं, पीएमएलएन ने भी सीटें ली हैं। हालांकि ये वहां पे अब सीटें लेने के काबिल तो दूर की बात है, वहां जाने के काबिल नहीं रहे। आबिद शेर अली साहब भी वहीं पे घूम रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे लोग वहां पे घूम रहे हैं। बिलावल क्या एमएनए नहीं है, बिलावल की बहन एमएनए नहीं है। बहुत सारे लोग और भी एमएनए एमपीए वहां पहुंचे हुए हैं, फौज जफर मौज वहां पे काम कर रही है, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को जो है ना, वो एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि इन पर एक कठपुतली हुकूमत मुसल्लत करने की तैयारी की जा रही है और इसे सिर्फ वो खुद ही हिम्मत करके रोक सकते हैं। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अगले 5 साल पछताते रहे, उससे बहुत बेहतर है कि 5-10 दिन जोर लगा लें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगले 5 साल पछताने से बेहतर है कि वो 5-10 दिन जोर लगा लें और किसी तरह अपनी मनपसंद हुकूमत बना लें। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी कठपुतली हुकूमत मुसल्लत कर दी तो फिर आप भूल जाएं कि आप कुछ अचीव कर पाएंगे। अगले 5 साल में आपके वसाइल पे, आपके हकूक के ऊपर मजीद टाके डाले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है। अब इन्होंने हर चीज पे कब्जा करना है। मैं मिसाल आपको देता हूं, ये देखें ना, ये जेट फ्यूल सस्ता किया पाकिस्तान की हुकूमत ने। अब ये है तो देखने में एक छोटी सी खबर, ये जियो न्यूज के ऊपर, चलो मैं वहां से पढ़ के आपको बता देता हूं। जेट फ्यूल की कीमत में 48 रुपए 80 पैसे फी लीटर की कमी। जो नई कीमत मुकर्रर की गई वो 283 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गई, यानी $1 का हो गया लगभग। 280-82 रुपए का डॉलर है तो 283 रुपए का फी लीटर जेट फ्यूल हो गया $1 का। आपको पता है दुनिया भर में जेट फ्यूल महंगा होता है, डीजल और पेट्रोल सस्ता होता है। दुनिया भर में जहाजों में इस्तेमाल होने वाला जो फ्यूल है वो महंगा होता है और मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल सस्ता होता है। यही एक पैटर्न है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इसको बेच रहा है 283 रुपए का फी लीटर, बांग्लादेश 467 रुपए का, भारत लगभग 300 रुपए से ऊपर का। ये पाकिस्तानी रुपयों में बता रहा हूं मैं आपको, 325 रुपए के आसपास भारत बेच रहा है, श्रीलंका 396 का बेच रहा है, चाइना 307 का बेच रहा है, यूके जो है वहां ये 500 रुपए से भी ऊपर का है, लगभग आप समझ लें 600 रुपए के पास। तो पूरी दुनिया में जेट फ्यूल जो है वो महंगा है। जहाज में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल महंगा है, उसको रिफाइन करने की कॉस्ट होती है ना, वो बड़ा महंगा पड़ता है। डीजल और पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता है, यानी गरीब का फ्यूल पूरी दुनिया में सस्ता, अमीर का फ्यूल पूरी दुनिया में महंगा। पाकिस्तान में उल्टा चक्कर है। क्यों पता है आपको? मैं आपको बताता हूं। जब तक पीआईए सरकार के पास थी तब तक सरकार को इस बात की परवाह भी नहीं थी कि जेट फ्यूल कितने का है, क्योंकि सरकार का पैसा जा रहा था ना, अवाम का पैसा जा रहा था। जब से पीआईए फौजी फाउंडेशन के पास गई है, पाकिस्तान में एयरलाइंस वालों की मौजें लग गई हैं, क्योंकि अब जेट फ्यूल महंगा नहीं होगा। देखिए, पीआईए खसारे में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है, अवाम की मलकियत है, खसारे में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही ये जाएगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक इदारे फौजी फाउंडेशन के पास, तो अब इसको खसारे में नहीं जाने देना। अब जेट फ्यूल सस्ता होगा, मोटरसाइकिल का फ्यूल महंगा होगा। समझ रहे हैं आप बात को? लगभग 400 रुपए का लीटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलता है और उससे 125 रुपए सस्ता आपको जेट फ्यूल मिल जाता है। अगर आपके पास जहाज है तो आपको फ्यूल सस्ता मिलेगा, अगर आपके पास मोटरसाइकिल या चिंची है या रक्षा है तो आपको फ्यूल महंगा मिलेगा। यह है पाकिस्तान। ना ऐसा इंडिया में हो रहा है, ना श्रीलंका में, ना बांग्लादेश में। उन ममालिक के अंदर जेट फ्यूल महंगा, पाकिस्तान में सस्ता। उन ममालिक में अवाम का पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। यह पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है और इन्होंने आगे भी यही करना है। मैं आपको एक डाटा बताने वाला हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये डाटा आप सुने, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये आपके साथ जो करने जा रहे हैं नाजरीन, आईएमएफ ने अपनी हालिया एक रिपोर्ट पेश की है। बहुत सारे लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस पर काम किया, उनमें मैं तारीफ करना चाहूंगा किस्मत खान साहब की। उन्होंने शानदार काम किया है और वो हमेशा करते भी हैं। तो उन्होंने इस रिपोर्ट पे उनकी नजर पड़ी, बाकी साथियों की तरह उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया। तो मैंने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो मैं हैरान हो गया। आईएमएफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान कितनी पेट्रोलियम लेवी वसूल करेगा उसके अहदाफ का तखमीना जारी कर दिया कि जनाब पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों से कितनी लेवी निकलवानी है। ये लेवी वो टैक्स है जो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर आपको देना पड़ता है। आपने 2022 से लेकर 2026 तक 4 सालों में पता है कितनी लेवी दी है? ये जो इमरान खान के दौर के बाद एकदम पेट्रोल महंगा हो गया था, ये लेवी की वजह से हुआ, जो शहबाज शरीफ ने आते ही लगा दी। और लगाते लगाते जो 150 वाला